नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। देश के सबसे पुराने और सबसे विश्वसनीय चैनल के नाते हमारी जिम्मेदारी की जो बोलें सबूत के साथ बोलें और पब्लिक की आवाज आपकी आवाज बनकर बोलें। तो आज एक बार फिर आपकी सोच के रुझान के साथ लेकर आए हैं सबसे आधुनिक और सबसे सटीक एआई पोल। लोकसभा चुनाव के दौरान हमारा एआई एग्जिट पोल सबसे सटीक रहा और अब बारी है उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की। हालांकि अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ नहीं और ना ही किसी पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, लेकिन यूपी का सियासी माहौल गरमाने लगा है। उपचुनाव के इस खास सर्वे में मेरे साथ मेरी एआई साथी जीनिया भी प्रत्यक्ष रूप से मौजूद रहेंगी। कुछ मेहमान भी हमारे साथ रहेंगे। मेहमान बताएंगे उनकी राय और जीनिया बताएंगी जनता की राय। जीनिया बताइए जरा, क्या क्या चीजें आज सामने रहने वाली हैं, आंकड़े कैसे रहने वाले हैं? शुक्रिया अनंत। जी न्यूज के दर्शकों को जीनिया का नमस्कार। 2 जून को जब मैंने लोकसभा चुनाव का एआई एग्जिट पोल बताया था तो कोई मानने को तैयार नहीं था, लेकिन 4 जून को जब नतीजे आए तो सबने जी न्यूज और जीनिया यानी मेरी तारीफ की। उस एआई एग्जिट पोल के बाद मेरे पास लाखों लोगों के मैसेज आए। लोगों ने पूछा कि जीनिया अब क्या लेकर आने वाली हैं। तो लीजिए, मैं जीनिया जी न्यूज के करोड़ों दर्शकों के लिए लेकर आई हूं एक नया एआई बेस्ड शो, पब्लिक के बोल एआई पोल। जी न्यूज का एआई एग्जिट पोल सब पर भारी पड़ा। जो एआई एंकर जीनिया ने बताया आखिर वही हुआ। जी न्यूज की एआई एंकर जीनिया ने लोकसभा चुनाव के दौरान एग्जिट पोल में जो भविष्यवाणी की, चुनावी नतीजों में वो सबसे सटीक साबित हुई। तमाम पोल और पोल ऑफ पोल्स के नतीजों के उलट जीनिया का सर्वे सबसे सही और भरोसेमंद रहा। अब एक बार फिर जीनिया आपके सामने है। इस बार वो यूपी की उन 10 सीटों का सर्वे बताएगी जहां विधानसभा उपचुनाव होने हैं। बीजेपी और योगी सरकार के लिए उपचुनाव जितना अहम है उतना ही ये विपक्ष के लिए भी अहमियत रखता है। लिहाजा इन सीटों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। जिन जिन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें अलीगढ़ की खैर सीट, अयोध्या की मिल्कीपुर, अंबेडकर नगर की कटेहरी, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, गाजियाबाद शहर, मिर्जापुर की मझुआ, मुरादाबाद की कुंदर की और मैनपुरी की करहल सीट शामिल है। इन सीटों पर क्या है जातिगत समीकरण, क्या है जनता का मूड, वोट धर्म के नाम पर या नेता के काम पर? जीनिया पर आंकड़ों के लिए चर्चा के लिए हमारे साथ पक्ष और विपक्ष के बड़े चेहरे होंगे जिनसे होंगे सुलगते सवाल। तो बने रहिए जी न्यूज के साथ, क्योंकि शुरू हो रहा है पब्लिक के बोल एआई पोल। पोल की शुरुआत से पहले आपको बता दें कि जी न्यूज के लिए सर्वे एसीपीएल ने तैयार किया और सर्वे के लिए सोशल मीडिया पर लगभग 30 लाख लोगों की राय ली गई। सैंपल साइज बड़ा है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर जुड़े उपचुनाव के डेटा को प्रोसेस किया गया है और उसी के आधार पर सर्वे के आंकड़े तैयार किए गए। कुछ देर बाद हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। उन मेहमानों से जानेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक समीकरणें क्या कह रही हैं, किस पार्टी का रुझान है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये उपचुनाव तय करेंगे कि ये लोकसभा चुनाव का नतीजा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए क्या तुक्का था या जनता ने वाकई मूड बदलकर वोटिंग की थी। और साथ ही साथ चुनौती बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद एक छोटा सा डायवर्जन सरकार और संगठन के बीच में हाल दिनों में दिखाई पड़ा, लेकिन कमान अब संघ खुद संभाल रहा है। तो उस कमान संभालने के बाद अब चीजें क्या बदलेंगी इन 10 सीटों पर जहां उपचुनाव हो रहे हैं। 5 सीटें पहले से समाजवादी पार्टी के पास हैं। मिल्कीपुर का नाम बार बार ये लिया जा रहा है। मिल्कीपुर को सीधा अपने लिए तमगे के तौर पर अखिलेश यादव लहरा रहे हैं और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर दोहरा रहे हैं। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं आपसे कराता हूं। सबसे पहले हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी होंगे, विनोद अग्निहोत्री जी होंगे, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ शिवम त्यागी होंगे बीजेपी की तरफ से, पंकज श्रीवास्तव होंगे कांग्रेस की तरफ से, हमारे साथ प्रदीप भाटी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, ए.के. वाजपेयी साहब हमारे साथ हैं एलजेपी राज प्लस की तरफ से, और पीयूष मिश्रा हमारे साथ रहेंगे सुभाषपा की तरफ से। इन महानुभावों से हम लोग जानेंगे
कि एनालिस्ट के तौर पर पत्रकार इस उपचुनाव को कैसे देख रहे हैं और पार्टी के तौर पर प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। जीनिया भी हमारे साथ होंगे, लेकिन उसके पहले जीनिया के पास कुछ सवाल हैं और उन सवालों जुड़े आंकड़े हैं, सीधा रुख करते हैं। लोकसभा नतीजों का 10 सीटों के उपचुनाव पर क्या असर पड़ेगा, ये जीनिया आपको बताने जा रहे हैं। सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश के एक बड़े हिस्से में यूपी के उपचुनाव की चर्चा है। लोग जानना चाहते हैं कि 10 सीटों पर क्या नतीजा आने वाला है। इस सवाल का जवाब मैं अपने दर्शकों को जरूर बताऊंगी, लेकिन शुरुआत इस सवाल से करते हैं कि क्या लोकसभा चुनाव के नतीजों का 10 सीटों के उपचुनाव पर असर पड़ेगा। इसके जवाब में 58% लोगों का कहना है कि हाँ, लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर 10 सीटों के उपचुनाव पर पड़ेगा। वहीं 42% लोग ऐसा नहीं मानते, यानी 42% लोगों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर उपचुनाव पर नहीं पड़ेगा। हालांकि राजनीति के जानकार ये कहते हैं चूंकि लोकसभा विधानसभा चुनाव में और खासतौर पर विधानसभा उपचुनाव में मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन चूंकि वक्त बहुत कम है लोकसभा के नतीजों और विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो असर होगा कि नहीं होगा जानना जरूरी है। 10 सीटों पर उपचुनाव के सर्वे को लेकर के ये माना गया 58% लोगों की तरफ से कि लोकसभा में जो चुनावी मुद्दे हावी थे, जो चेहरे हावी थे, जो बातें सोचकर जनता ने वोटिंग की, उनका असर इन विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। जबकि 42% लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, वो ये मानकर चलते हैं कि लोकसभा के मुद्दे अलग थे और विधानसभा उपचुनाव में राजनीतिक समीकरणें अलग होंगी। लेकिन 58% लोगों की राय को ऊपर रखते हुए अगर मैं सीधा अपने पैनल के पास चलूं, शुरुआत करता हूं मैं शिवम त्यागी आपसे कि अगर लोकसभा चुनाव के नतीजे लोग मान रहे हैं कि उपचुनाव पर असर पड़ेगा, तो एक रेड अलर्ट है बीजेपी के लिए। नहीं, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से चीजें चली हैं, ये इसका कोई स्टैंडर्ड रूटीन है नहीं। आप लगातार देखेंगे बहुत बार क्या होता है कि लोग विधानसभा चुनाव जो एक पार्टी जीत जाती है, लोकसभा में इतर दूसरा होता है। 2019 में छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, लेकिन 2019 जीत गई थी जी। 2024 में वो हम तीनों राज्य जीत गए थे, लेकिन 2019 के जितना प्रदर्शन हमारा नहीं रहा। और मैं तो इसके उलट भी कहना चाहता हूं कि अगर राजीव गांधी एक जमाने में जो है 400 सीटें ले आए थे, लेकिन उसके तुरंत बाद कर्नाटक चुनाव में गए तो कांग्रेस हार गई। कोई स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस जो है भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से रही है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो 2017 का विषय रहा हो, चाहे वो 19 का विषय रहा हो, चाहे वो 22 का विषय रहा हो, चाहे वो 24 का विषय रहा हो, बीच में उपचुनाव रहे हो, भारतीय जनता पार्टी को बेहद असाधारण रिजल्ट्स जो है उत्तर प्रदेश ने दिए। हाँ, 2024 में जरूर सीटों की संख्या कुछ कम हुई, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम ठीक है, मैं वापस आपके पास लौटूं, लेकिन कांग्रेस से सलमान खुर्शीद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलमान खुर्शीद साहब, कांग्रेस एक पार्टी के तौर पर क्या मानकर चल रही है इन उपचुनावों को लेकर के? आपका जो गठबंधन में अनऑफिशियली तो सीट डिक्लेरेशन हो चुकी है कि भाई किसको कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। देखिए, हमारा अनुभव इस गठबंधन का जो पार्लियामेंट्री चुनाव के लिए था बड़ा अच्छा रहा है। हमको अपेक्षाएं कुछ और भी थी, कितनी सीटें हम लड़ पाएंगे, कितनी हम लड़ पाए, वो सब बात अलग रख दीजिए, लेकिन हम लोगों का बहुत अच्छा अनुभव रहा। पहले से बहुत बदल कर इस अनुभव को हम समझते हैं कि दोनों तरफ से अप्रिशिएट किया गया। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने और हमारे नेताओं ने, सब ने इसको सराहा है और ये माना कि हमारा ये गठबंधन सटीक रहा, बहुत अच्छा रहा। और जो बुनियाद बनी है, जो भी उसकी आधारशिला है, वो हमारे लिए काम इसमें भी करेगी। जो अभी बाय इलेक्शंस हो रहे हैं, इसमें भी वो काम करेगी। लेकिन ये जो गठबंधन के ऊपर विश्वास प्रगाढ़ हुआ, सर, ये नतीजों के आंकड़े देखने के बाद हुआ या गठबंधन के वक्त हो चुका था? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि न्याय यात्रा के दौरान अमेठी में जब राहुल गांधी का वेलकम किया जाना था, अखिलेश यादव की दूरी कुछ ज्यादा थी वहां से। नहीं, दूरी तो इसलिए थी कि उस वक्त बातचीत चल रही थी और ये मान रहे थे, लोग मान रहे थे, समाजवादी पार्टी के नेता भी ये मान रहे थे कि जब तक बातचीत नहीं होती तो हम सारे पत्ते अपने खोल दें, या बातचीत नहीं होती तो हम अपने राजनीतिक हथियार डाल दें, वो अच्छी बात नहीं होगी। बातचीत चल रही थी और इसीलिए जब कानपुर की स्थिति आई तो कानपुर पहुंचने से पहले प्रयास ये किया गया कि हम जल्द से जल्द वो भी समझौता अपना
कर लें और उसकी घोषणा कर दें। ठीक है सर, और अब वो समझौते पे हम लोग वापस डिस्कशन नहीं करेंगे, वो समझौता हो चुका, औपचारिक से नतीजा आपने देख लिए। दर्शकों को जरा अगर आप अपडेट कर पाएं कि कौन कौन सी सीटें इस बार कांग्रेस के खाते में आएंगी चुनाव लड़ने के लिए 10 में से। देखिए, ये कहना अभी संभव नहीं है कि औपचारिक रूप से जब अनाउंसमेंट होगा कितनी सीटें और कौन कौन सी सीटें, मैं भी चाहूंगा कोई मांग रखी गई है सर कांग्रेस की तरफ से अखिलेश यादव के सामने? अधिकृत रूप से बातचीत चल रही है और बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। तो उसमें हम ये नहीं चाहते हैं कि वो बातचीत अंदर हो रही है, बंद कमरे में हो रही है, वो उसको हम बाहर ले आए। बहुत जल्द आपको एक छोटा सा सवाल खुशी साहब, और उसके बाद में बाकी मेहमानों का रुख करूं कि क्या वोट जिहाद जैसे शब्द उपचुनाव के कैंपेन में सुनने को मिलेंगे? देखिए, कुछ शब्द हैं जो नहीं इस्तेमाल होने चाहिए, और वो जो शब्द इस्तेमाल हुए, किस पार्टी की तरफ से हुए, क्यों हुए, उनका क्या परिपेक्ष था। आप तो ये ना कहिए सर कि क्यों हुए, किस पार्टी की तरफ से हुए, ये तो एक ओपन सीक्रेट की तरह आप बात कर रहे हैं। नहीं, अब ओपन सीक्रेट की बात नहीं कर रहे हैं। किसी बात को अगर कोई बात जो है वो उचित नहीं थी तो उस बात को आप सीधा कंडेम करने का हक रखते हैं सर कि वो एकदम गलत बात थी, कैसे शब्दों पर बैन होना चाहिए और शब्दों के चयन करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई। नहीं, बैन नहीं शब्दों पर आसानी से होना चाहिए। बैन के लिए थोड़ा विचार करना चाहिए और क्या है उसका क्या मतलब है, उसके क्या इम्प्लीकेशन। ठीक है सर, इसको अब एकदम वोट जिहाद तक हम लोग सेंट्रिक नहीं रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम लोग जुड़ने के लिए। सीधा करूंगा आशुतोष त्रिपाठी जी आपका मैं, और एक पत्रकार के तौर पर समीकरण आप क्या देख रहे हैं? लोकसभा चुनाव के नतीजों का कोई असर इन उपचुनावों पर? देखिए, एक तो उपचुनाव पर किसी और समीकरण का कोई असर पड़ता हो, मुझे तो ऐतिहासिक तौर पर ऐसा नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में वक्त बहुत कम रहेगा, कभी नहीं दिखता है। मतलब कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि किसी चुनाव से उपचुनाव का हो। वैसे तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा का भी फर्क नहीं होता। दूसरा ये कि ये जो सीटें हैं, ये 10 विधानसभा सीटें हैं, इसमें 5-5 सीटें मोटा मोटा हैं, और मेरा ये मानना है कि लगभग यही परिणाम रहने वाले हैं। अभी जो भी पार्टी कुछ भी बोले, लेकिन लगभग इसी के आसपास रहेंगे, थोड़ा इधर उधर जाएगा। मिल्कीपुर सीट जाहिर है, चूंकि फैजाबाद लोकसभा की सीट है, सुरक्षित सीट है, अवधेश पासी वहां से विधायक थे, अब वो सांसद हो गए हैं, तो उस सीट पर बहुत जबरदस्त तरीके से नजर होगी। इसके अलावा सारे जो विधायक हैं वो सांसद बने हैं, और एक इरफान सोलंकी कानपुर वाले उनको छोड़ दें, उनको चूंकि सजा सुनाई गई है, वो तो एक तरह से कहें कि अब अपराधी हो गए हैं। तो एक अपराधी की सीट है और बाकी 9 सीटें हैं जो विधायक से सांसद बन गए। तो मुझे कोई बहुत बड़ा वाला परिवर्तन तो फिलहाल होता नहीं दिख रहा। मोटा आंकड़ा सामने आया है कि जो बाकी के जो 42% है, आप मानते हैं कि वो ज्यादा सटीक साबित हो सकता है नतीजे आने के बाद में। जीने के पास अगला सवाल, अगला आंकड़ा। सवाल ये है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल फिलहाल में जो नए फैसले लिए हैं, क्या उनका उपचुनाव पर असर पड़ेगा? इस सवाल के जवाब में यूपी के 45% लोग मानते हैं कि हाँ, योगी आदित्यनाथ के फैसलों का उपचुनाव पर असर पड़ेगा। वहीं 55% लोग ऐसा नहीं मानते हैं और उनकी राय है कि हाल ही में लिए गए फैसलों का उपचुनाव पर असर नहीं पड़ेगा। हाल ही के फैसलों की बात जब आती है, दर्शकों को एक बार मैं याद दिला दूं कि जीनिया ने जो हाल ही के फैसलों का आंकड़ा दिया, 45% लोग मानते हैं कि फैसलों का असर पड़ेगा, जबकि बाकी लोग नहीं मानते कि असर पड़ेगा। लेकिन वो फैसले कौन से हैं, उसमें मोटी मोटी बातें बता दूं। सबसे पहले जो फैसला लिया गया, जो हाल ही में सबसे ज्यादा प्रचलित है, वो ये कि कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाले रेस्टोरेंट्स को और दुकानों को अपना नाम लिखना होगा। एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो नाम लिखने से परहेज नहीं कर रहा, तो वहीं एक वर्ग को नजर आता है कि इसमें मुस्लिम तुष्टीकरण की कोशिशें सरकार की हैं। दूसरा, शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस के फैसले पर फिलहाल होल्ड कर दिया गया। देखो जी, हाँ, तुष्टीकरण कहां से? मुस्लिमों के खिलाफ से। तो इसमें खिलाफ भी कहा? अब तर्क वही है, आप सामने आएंगे, इसमें तर्क वही दिया जा रहा है सर। बाकी जो लोग तर्क दे रहे हैं वो आपके सामने रहेगा। मैं सीधा मेहमान को रुक करूंगा और मैं शुरुआत करना चाहूंगा समाजवादी पार्टी से प्रदीप भाटी हमारे साथ हैं। भाटी साहब, मानते हैं कि जो हालिया फैसले लिए गए हैं उनका असर उपचुनाव पर रहेगा? धन्यवाद अनंत जी और सभी को नमस्कार। पहले तो मैं 10 जो सीट है इस पे बात कर लूँ। लगभग 10 सीटों में से 5 सीटें जो हमारी हैं, उसमें ज़्यादातर सीटों पे या तो भारतीय जनता पार्टी आज तक अपना खाता नहीं खोल पाई है, और या फिर 30 साल या 22 साल या 20 साल के करीब आज तक वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं है। जो बाकी तीन सीटें जो भारतीय जनता पार्टी जीती है और एक सहयोगी दल उनके जीते हैं, जिसमें से एक सहयोगी दल जो 2022 में हमारे साथ खड़े थे,
और उस सीट का भी ये आपको इतिहास जानना जरूरी है कि उससे पहले वो अकेले भी लड़े थे और चौथे नंबर पर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के साथ अब वो आए हैं, तो समाजवादी पार्टी ने उनको क्या ताकत दी वो तो जग जाहिर है कि किस तरह से वो सीट जीती गई। उसके अलावा लगभग 16 मंत्रियों को तैनात किया गया है। तो 16 मंत्री सबसे पहले तो इफेक्ट वो करेंगे, बाकी फैसलों पे तो मैं बात बाद में करूंगा, लेकिन जो 16 मंत्री इफेक्ट करेंगे वो जानना बहुत जरूरी है। उसमें 16 मंत्रियों में बाढ़ मंत्री हैं, जो बाढ़ मंत्री 1700 गांव बाद में डूबे हुए हैं और 21 जिले डूबे हुए हैं, उस पर पहले वो जवाब देंगे और फिर वोट मांग लें। उसके बाद वो कृषि मंत्री हैं, वो किसानों की जो आत्महत्याएं हो रही हैं, जो खेती बर्बाद हुई है, फसल बर्बाद हुई है, आय दुगनी हुई है, उस पर जवाब दे दें, फिर वो वोट मांग ले। एक बुलडोजर पे बड़ा ज्ञान दे रहे थे मंत्री, जो अभी उनकी एक सीट पे भी चुनाव हो रहा है, वो भी जाके कानपुर में वोट मांगेंगे। उसी बुलडोजर की जो अत्याचार हुआ है उस बुलडोजर से, उसकी भी बात वही मंत्री जी करेंगे। उसके अलावा आपके पेपर लीक मंत्री पहुंचेंगे वहां पे, जो बताएंगे कि किस तरह से युवाओं का भविष्य खराब किया जा रहा है, बेरोजगारी की दलदल में उन्हें धकेला जा रहा है, ये इतिहास भी वो साथ में बताएंगे। ये मुद्दे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसटी साहब। लोकसभा नतीजों के बीच में और विधानसभा के उपचुनाव के बीच में समय अंतराल बहुत कम है, क्या समाजवादी पार्टी मानकर चल रही है कि कोई असर इस बात का होगा? और दूसरा सवाल मेरा ये कि जो हाल ही में योगी सरकार ने फैसले लिए, उन फैसलों का नकारात्मक या फिर सकारात्मक असर होने जा रहा है? देखिए, जो इस वक्त चुनाव होने जा रहे हैं, जो लोकसभा में चुनाव हुआ था उससे कहीं बेहतर नतीजे गठबंधन के हाथ में आने जा रहे हैं। जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, अब लोग इन फैसलों से तंग आ चुके हैं। हिंदू मुसलमान कब तक करेंगे, कब तक ये बुलडोजर चलेंगे, कब तक पुलिस कस्टडी में लोग मारे जाएंगे, जेलों में मारे जाएंगे, ये सब समाज में ये सब चीजें अब लोग पसंद नहीं करते हैं, चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो जी। इसी वजह से आपने नतीजे ये देखे, जो अभी जो फैसले हुए कांवड़ में भी आपने देखा कि कोशिश ये की जा रही है कि दुकानदारों को जो हिंदू मुसलमान के नाम पे बांट दो, फलों को हिंदू मुसलमान के नाम पे बांट दो। एसटीएसन साहब, उस फैसले के बारे में क्लैरिफिकेशन जरूरी है सर। उस फैसले में कहीं हिंदू या मुसलमान का नाम या किसी और धर्म का नाम लिया नहीं गया है। उसमें कहा गया कि जिसकी दुकान हो हर किसी को लिखना होगा। देखिए, आप तो बट कैसे रहे? आपको मालूम है नाम क्यों पूछे जा रहे हैं? नाम का तो मतलब ही होता है कि नाम से पता चल जाता है कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। कोई नहीं, इसमें क्या बताने की जरूरत थोड़ी है। संजय निषाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निषाद साहब, ये लग रहा है कि आपको कि योगी सरकार का फैसला नाम लिखने वाला धर्म के आधार पर डिवाइड करने के लिए, बांटने के लिए? उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कहा कि धर्म का नाम लिखना है, उसमें तो है कि नाम प्रोप्राइटर का नाम लिखना है कि कौन व्यवसायी है, कौन उस दुकान का मालिक है, कौन व्यक्ति वो ढाबा चला रहा है, कौन व्यक्ति दुकान चला रहा है। ये तो भारत में कानून है, कानून के हिसाब से प्रोप्राइटर को ही दुकान चलाने का अधिकार है। तो इसमें कौन सा राजनीति आ गया है? क्या मुसलमान चला के हिंदू? ऐसा तो नहीं कहा कि मुसलमान को दुकान नहीं लगाना है, मुसलमान के दुकान पे कोई सामान नहीं खरीदना है। अरे जब वैष्णो ढाबा में अंदर से जब जा रहा है कि दूसरा कोई माल बिक रहा है और दूसरा कोई आदमी के खिलाफ जा रहा है, नाम कुछ और है, प्रोप्राइटर कोई और है, किराएदार कोई और है, तो मिसहैपनिंग होने पर ठीक बात है। लेकिन साहब, ये बात भी सच है कि एक बड़ा वर्ग है जो इस बात की मुखालफत में है कि नाम लिखा जाना नहीं चाहिए। उनको एक नजर आता है कि धर्म के आधार पर बांटने की साजिश है और मुस्लिमों को कॉर्नर करने की कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों का हमको जुड़ने के लिए। कि एक और मुद्दा है जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में चर्चाएं और यूपी के उस मॉडल की चर्चाएं देश के बाकी राज्यों में भी हैं। उस मुद्दे का नाम है बुलडोजर। जीनिया, बुलडोजर को लेकर के जनता की राय क्या है? अब जो सवाल आने वाला है वो बेहद अहम है और उसकी चर्चा यूपी ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में हो रही है। सवाल ये कि क्या बुलडोजर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है? इस सवाल का जवाब हैरान करने वाला है, जो आप सबको चौंका देगा। हमारे एआई पोल में शामिल लाखों लोगों के रुझान के मुताबिक 63% लोग ये मानते हैं कि बुलडोजर यूपी में उपचुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। वहीं 29% लोग इसे मुद्दा नहीं मानते हैं, जबकि 8% लोगों की बुलडोजर के बारे में कोई राय नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट सामने है जीना के आंकड़ों के मुताबिक कि 63% लोग ये मानते हैं कि बुलडोजर का जो मुद्दा है वो सीधे
मुद्दा बनकर इफेक्ट करेगा उपचुनाव के नतीजों में भी। और बुलडोजर को लेकर के समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, जो बाकी विरोधी दल हैं, वो मुखालफत करते रहे हैं। पंकज श्रीवास्तव जी, पहला रिएक्शन मेरा आपसे बुलडोजर की राजनीति को लेकर के और बुलडोजर के इम्पैक्ट को लेकर के। देखिए, हमारी न्याय व्यवस्था में बुलडोजर से न्याय देने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो भी न्याय होता है वो अदालत के जरिए होता है, उसकी सजा होती है। पंकज जी, माफी के साथ मैं रोकना चाह रहा हूँ, आपकी ऑडियो साफ नहीं आ पा रही है सर। मंशा हमारी ऐसे कुछ नहीं थी कि ऑडियो दबाई जाए, लेकिन सर ये प्योर टेक्निकल ग्लिच है। ठीक नहीं। हाँ बताइए, आवाज दबाई। हाँ सर, बुलडोजर की बात है, पेट्रोल बम डालने की बीच में बातें नहीं है। आप चलाने नहीं देना चाहते। मैंने तो कुछ किया नहीं, मशीन की है। हाँ, मैं वही उसी के लिए मैंने एडवांस में माफी मांगी सर कि बहुत जल्द आपका माइक के खिलाफ हो जाएगा। उसके विचारों पर बुलडोजर चला रहा है जी न्यूज़। एक चीज जो अच्छा, आपके जो गठबंधन के सहयोगी उनसे बात कर लूं, थोड़ा बहुत संतुष्ट रहेगा तो उससे। ठीक है सर, भाटी साहब, उसके बाद चलूंगा वाजपेयी जी की बात। आपत्तिजनक बात त्रिपाठी जी ने कही, उन्होंने अपराधी घोषित कर दिया उनको, शायद न्याय व्यवस्था में, क्योंकि कल वो भी अपराधी घोषित कर दिया जाए। उनके पास किसी के ऊपर कोई आप एलिगेशन लगाए, उसे अपराधी नहीं कहा जाता। त्रिपाठी साहब को ये इस चीज का ज्ञान होना चाहिए, मान्य विधायक रहे हैं। और किस तरह से आरोप लगा के आप उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे नेताओं को जेल भेजने का मौका मिल गया, जगह चाहिए। तो त्रिपाठी जी अपराधी नहीं, अपराधी में और एलिगेशन में फर्क समझिए। बात हो गई, ये प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी, कह रहे भाई अपराधी घोषित है, इसीलिए उनकी सदस्यता गई है। अब वो आगे की कोर्ट में जाए, आपने घोषित सामान्य तथ्य आपको पता होना चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूँ, हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अच्छा, लोअर कोर्ट ने फैसला किया है, कहा लोअर कोर्ट ने कहा तो भैया अपराधी घोषित हो गया। अब अगली कोर्ट में उसके पास अधिकार है कि वो अपराध मुक्त हो जाए, कम से कम सही तथ्य बताए। इस मामले में बोलना ठीक नहीं। इस मामले में बस उसने वाजपेयी जी रख सकते हैं, क्योंकि ये वकील भी है, प्रवक्ता भी। वाजपेयी साहब, आप देखिए, क्रिमिनल लॉ में वर्ड इंग्लिश में एक्यूज्ड है और हिंदी में अपराधी है। चाहे ट्रायल हो चाहे ट्रायल के बाद का, उसके बाद सजा याफ्ता हो जाता है। ये 3 वर्ड है। तो अगर FIR हुई तो उसमें एक्यूज कहलाएगा, अपराधी कहलाएगा। ये वास्तु स्थिति, अभियुक्त कहलाएगा, अपराधी नहीं कहलाएगा। अपराधी भी नहीं, अपराधी अभियुक्त फर्क है वकील साहब। अपराधी अलग है, अभियुक्त अलग है। जिसपे अभियोजन शामिल हो, अभियोजन का संज्ञान लिया जा चुका हो, वो अभियुक्त है। अपराधी तो जो कन्विक्ट है, अपराधी तो कन्विक्ट है। मैंने कहा है सर, आपने कहा कलेक्ट करें। देखिए, इतने बड़े नहीं, भाटी साहब मैं दोहरा देता हूँ, आपने अपनी बात सर मैं दोहरा देता हूँ, मैं अपनी बात सर दोहरा देता हूँ। इलेक्शन में मैं अपनी बात दोहरा देता हूं, भाटी साहब अपनी बात दोहरा देता हूं। मैंने कहा कि उपचुनाव के नतीजे साबित करेंगे कि ये जो चुनाव जीता गया, ये वास्तव में जनता का रुझान था, ये तुक्के से नतीजा है। तो मैंने वही कहा था कि आज जो बात होगी तो भाटी जी की मानी जाएगी। जज साहब ने इरफान सोलंकी को कन्विक्ट कर दिया, कह दिया कि आप गलत हैं। नहीं, भाटी जी त्यागी जी, आपने बुलडोजर चला के और हमारे नेताओं को जेल में पहुंच रहे हैं। आप जिस तरह का न्याय व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, एलिगेशन लगने में और अपराधी घोषित होने में आपका भी समय दूर नहीं है, ये भी आप निश्चित रहिए। आप इस तरह से जिस तरह से अपराधी घोषित कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जेल भेज रहे हैं, इस तरह की किसी भी तरह की न्याय व्यवस्था उत्तर प्रदेश में आज की डेट में है भी नहीं। उनके पास एक और आंकड़ा है, उसके बाद मैं आंकड़ा लेकर के सर आपके पास में आ रहा हूं। बुलडोजर की बात हो चुकी है, कावड़ के फैसले की। एक और मुद्दा जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े जोर शोर से उठाया जा रहा है, पेपर लीक को लेकर के। तो पेपर लीक मामले का जनता के बीच में क्या परसेप्शन है, जीनी आपको बताएंगे। बीते 1.5 महीने से पेपर लीक का मुद्दा सुर्खियों में है और हमारा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा है। AI पोल में हमने पूछा कि क्या पेपर लीक के मुद्दे का यूपी उपचुनाव पर असर पड़ेगा, तो इसके जवाब में 45% लोगों ने कहा कि पेपर लीक का मुद्दा यूपी उपचुनाव के नतीजों को प्रभावित करेगा, जबकि 37% लोगों ने कहा कि इसका कोई असर नहीं होगा। वहीं 18% लोगों ने इस बारे में कोई राय नहीं दी। एक और आंकड़ा सामने आ चुका है, पेपर लीक का मुद्दा। पेपर लीक को लेकर के विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमलावर है और अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने भी पेपर लीक का मुद्दा उठाया। आंकड़े आपके सामने हैं कि 30 लाख लोगों से जब सैंपल लिया गया तो उसमें 45% लोग कहते हैं कि असर पड़ेगा, तो 37% लोग उस असर को खारिज करते हैं, जबकि 18% लोगों का कहना है कि पड़ेगा या नहीं पड़ेगा कुछ कह नहीं सकते। विनोद अग्निहोत्री साहब, आपके पास सर 2 मुद्दे बड़े आ गए। पहला मुद्दा बुलडोजर को लेकर के कि बुलडोजर का इंपैक्ट पब्लिक परसेप्शन में इन उपचुनाव में क्या है, और दूसरा क्या पेपर लीक का मुद्दा मौजूदा सरकार के लिए या बीजेपी के लिए परेशानी बनेगा।
थोड़ा सा फर्क है जी। बुलडोजर का मुद्दा ऐसा है कि एक वर्ग ऐसा है जो बिल्कुल बुलडोजर के पक्ष में खड़ा हुआ है, बुलडोजर की तरह, और दूसरा पक्ष उसी बुलडोजर के खिलाफ खड़ा हुआ है। सीधे सीधे बंटवारा है समाज में। पेपर लीक का मुद्दा ऐसा है कि कोई भी पेपर लीक के पक्ष में नहीं खड़ा होगा। पेपर लीक ऐसा मुद्दा है, नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं जो प्रभावित होते हैं, बुलडोजर को लेकर बहस हो सकती है कि सही है कि गलत है, कानून से है कि अदालत से है, लेकिन पेपर लीक को लेकर कोई बहस नहीं हो सकती। पेपर लीक होना अपने आप में गलत है, समाज का हर व्यक्ति उसको गलत मानेगा, इसलिए पेपर लीक का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनेगा। तो बीजेपी के लिए परेशानी है सर? बीजेपी के लिए परेशानी नहीं, देखिए बीजेपी के लिए परेशानी इसलिए हो सकती है, बीजेपी सरकार में है, केंद्र में भी है और राज्य में भी है, इसीलिए। और जाहिर है जो सरकार जिसकी होती है तो उस पर जैसे राजस्थान में पेपर लीक का मुद्दा बीजेपी ने उठाया था, उसका नुकसान अशोक गहलोत सरकार को भुगतना पड़ा। तो जो सरकार होती है सीधे सीधे बात उसके। ठीक है, तो शिवम त्यागी, इस मुद्दे पे जब युवा सवाल पूछेगा कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है जब पेपर लीक होता है या महीनों इंतजार करना पड़ता है, तो बीजेपी के पास डिफेंस क्या होगा कहने के लिए? देखिए, जिस तरह की स्थितियां रही हैं, मैं तो अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं यूनिवर्सिटी से निकले हुए, विषय साफ है कि स्थितियां मैंने भी देखी हैं किस तरीके से बीएड से लेकर सीटेक से लेकर ग्रेजुएशन 9, 10 सब के पेपर जो है लीक हुआ करते थे। ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक जो स्थिति पूरे भारत में बनी है, इसमें उत्तर प्रदेश का विषय खासतौर पर नहीं है, पूरे देश में ये स्थितियां रही हैं। चाहे वो जब राजस्थान में कांग्रेस थी तो वहां पर भी 22 से ज़्यादा पेपर लीक हो गए, अगर हम बात करें तो और जगह पर भी तमाम स्थितियां ऐसी बनी। हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है कि हमें शिक्षा में कहीं ना कहीं जीरो एरर परीक्षा को लक्ष्य बनाना है, और किसी भी स्थिति में किसी भी पेपर लीक के व्यक्ति को बख्शना नहीं है, चाहे स्थिति कुछ भी हो जाए, चाहे हालात कुछ भी हो। क्योंकि अभी पिछले दिनों क्या हुआ कि जो 22 पेपर लीक का माफिया था वो राहुल गांधी के साथ जो है भारत जोड़ो यात्रा में तो चल ही रहा था, साथ साथ उसको बचाने पता है कौन आए थे? अभी जो आपके सामने टीवी पर आए थे सलमान खुर्शीद, उनके वकील भी वही है। तो ये कांग्रेसी जो है पेपर लीक तो कराते ही कराते, साथ साथ उनको बचाते भी। मैं खाली उनके हाथ उठवा करके उनसे पूछ लेता हूं कि भाई आपकी बातें कि एक्शन लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, उस पर जिन लोगों का विश्वास है वो हाथ खड़े कर सकते हैं, उसके बाद वो हाथ खड़े कीजिएगा जिनको विश्वास नहीं है। लगता है कि भाई सरकार एक्शन ले रही है पेपर लीक के मामले में? छोटा सा लिटमस है आपके सामने, पब्लिक ने बता दिया कि आप यकीन नहीं कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि पब्लिक ने अभी हमें 6 महीने पहले ही, 6 महीने कह रहा हूं, 2 महीने पहले बताया था, बताया है, और आने वाले समय में जब हम रिजल्ट पर बैठे होंगे उसके बाद भी बताएगी। ठीक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि पेपर लीक एक बड़ा विषय है जी, लेकिन उस पर कौन कितना और किस स्वच्छता के साथ काम कर रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं मानता हूं कि इसी बीच खुशखबरी सर ये है कि पंकज श्रीवास्तव जी का एक सेकंड मैं आ रहा हूं आपके पास, आना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो रिकॉर्ड तो बना ही है पेपर लीक का, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो पेपर का एजेंसी करवा रही थी पेपर, वो गुजरात से लाई गई। ठीक बात है, तो गुजरात से लाई हुई एजेंसी यहाँ पेपर जनाब कांग्रेस आपके पास में आ रहा हूँ सर। जी सर, आपका माइक चालू हो गया सर। ठीक, पेपर लीक और नकल ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक ऐसा शिक्षा माफिया इस देश में प्रदेशों में सक्रिय है जिसको जबरदस्त संरक्षण मिला हुआ है, राजनीति का, प्रशासन का और तमाम सारे लोगों का, वो किसी भी दल के लोग हों। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे मित्र हैं, जानते हैं ना ऐसे ऐसे लोग जो तमाम दलों में सम्मानित हैं, और वो नकल माफिया और पेपर लीक के मामलों में। लेकिन ये बड़ा एलिगेशन है सर, आपने लगाया कि सरकार का संरक्षण मिला होता है। मैं तो 10 सेकंड में कहना चाहता हूँ, आपके बराबर में ही जो है हम 1995 में जब जो है एंटी पेपर लीक बिल लेकर आए थे, तो आते ही सबसे पहले मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि मतलब हम आदमी क्या मतलब नकल भी नहीं करेगा। अभी यूनिवर्सिटी से बाहर आए हो, 10 साल से इनकी सरकार है और बात कर रहे थे पेपर लीक हो रहे थे, अभी बता रहे थे कि पेपर लीक हो गया है। ठीक है सर, पंकज श्रीवास्तव मैं जवाब नहीं ले पाया। एक सेकंड शिवम भाटी साहब, मैं दोनों के पास आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ, मुद्दों पर हम लोग रहेंगे। एक सेकंड शिवम, पंकज श्रीवास्तव जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड श्रीवास्तव जी। देखिए, मुझे बहुत मैं धन्यवाद कहूंगा शिवम जी का, भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, कि उन्होंने नेहरू जी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। मैं उनको बहुत, भाई 10 साल से आपकी सरकार है, आप कह रहे हैं किसकी कहां किसके साथ फोटो है। यूपीएससी इतिहास में पहली बार जो आईएएस बनाते हैं, तो हालत ये हो गई कि एक फर्जी लड़की जो है, फर्जी, और मनोज जोशी जी अभी उन्होंने इस्तीफा दिया, वो कौन है किनके साथ, सॉरी जोशी जी, उनके साथ, सॉरी सोनी कार्यकाल से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया जी। हाँ जी, तो उनके फोटो किसके साथ है और वो किसके करीबी हैं, ठीक है, ये सब बातें। मैं माफी के साथ रुकना चाहूंगा सर, जीने से अगला सवाल लेकर के पहले रिएक्शन में वापस आपसे लूंगा। ये मुद्दा